हेलो नमस्कार दोस्तों, 30 मिनट जीएस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे विजन आईएएस की पीटी 365 जो आपकी इन्वायरमेंट की आपकी रिलीज हो गई है इंग्लिश में। तो इसमें इससे पहले हम शुरू करें तो मैंने क्या किया है, इसको 7 पार्ट में बांट दिया है। सिलेबस के हिसाब से एक साथ नहीं लाए हैं। एक साथ नहीं लाने का मकसद हमने आपको पहले भी इंट्रो वीडियो में बता दिया था कि एक साथ आपको लाएंगे, आपको लगेगा आपका टाइम बच गया 4 घंटे 4.5 घंटे, लेकिन इतना फैक्ट इतना डेटा ना तो दिमाग में घुसेगा ना याद रहेगा। इसलिए जैसा उन्होंने टुकड़ों में बांटा है, 7 टुकड़ों में, ये भी 7वां अपेंडिक्स है, कुछ नहीं है, लेकिन इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो 7 टुकड़ों में बांटा है, इसलिए मैं 7 वीडियो इसके लेकर आऊंगा और साथ में हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा विजन आईएएस की पीटी 365। कोई भी हो, अगर आपको प्रिंटेड मटेरियल चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको अमेजन से 50 से 60 रुपए सस्ती भी मिल जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं। जो पहला टॉपिक हमने शुरू किया है वो है क्लाइमेट चेंज का। क्लाइमेट चेंज ये वाला वीडियो रहने वाला है, और चैनल को पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगे की भी वीडियो आपको मिलते रहें। बाकी भी पीटी 365 हम कवर करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पढ़ने से पहले समझ लेना चाहिए कि आप पढ़ने क्या जा रहे हैं और एग्जामिनर पूछने क्या जा रहा है। तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी में क्लाइमेट चेंज में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं ऑर्गेनाइजेशन। कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कौन से मेंबर हैं, फाउंडर मेंबर कौन है। जैसे मान लीजिए कोई एशियन ऑर्गेनाइजेशन है तो क्या उसमें यूएस है कि नहीं है। कई कई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है जिसमें यूएस होता है और वो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं एशिया की। तो इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है रिपोर्ट। रिपोर्ट का नाम दे देंगे और आपसे पूछेंगे कौन सा रिपोर्ट तैयार करता है। जैसे एक रिपोर्ट के नाम है, उसमें इन्वायरमेंट आता है, लेकिन वो वर्ल्ड बैंक तैयार करता है या आईएमएफ तैयार करता है। कंफ्यूजिंग जो रिपोर्ट है वो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी सीओपी में जो हुआ रहता है वो पूछे जाते हैं। और इसके अलावा जो प्रोटोकॉल है, ठीक है, प्रोटोकॉल हैं जैसे नागोया वगैरह, ये सब प्रोटोकॉल या तो इनके क्रम पूछ लिए जाते हैं या पूछ लिया जाता है किससे संबंधित है। ये आता है निम्न में से कितने कथन सही है, 1 2 3 1 2 नन ऑफ दीज, ये वाले क्वेश्चन में प्रोटोकॉल या तो उनके मिलान में आ जाएगा उनके ईयर से, या फिर वो किससे संबंधित है, यानी कि ओजोन लेयर से हैं, ग्लोबल वार्मिंग से हैं, किससे हैं, वो सब वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं। उनके ईयर वाइज क्रम में आपको जमाना होता है, ऑर्डर में, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, उस हिसाब से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो रिपोर्ट हो गया आपका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। हाँ, अब आता है कि टारगेट्स क्या रखे गए हैं, जो विभिन्न विभिन्न बैठकें हुई हैं उन पर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें कई चीजें फालतू भी लिखी होती हैं। देखिए पीटी 365 पूरी की पूरी बेस्ट नहीं होती है। हाँ, उन्होंने पूरा डेटा दे रखा होता है, आपको उससे सिलेक्ट करना है। तो इसके मैं नोट्स भी बनाऊंगा, तो वो नोट्स जब ये कंप्लीट हो जाएगी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। एमसीक्यू आप जाके इनकी वेबसाइट से कर सकते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है फिर इंडिया के बारे में, ठीक है। यानी कि जैसे मान लीजिए COP27 है, शर्म से मिस्र में हुई थी, तो ये पूछ लेंगे कि इसमें भारत ने क्या कहा, भारत का एजेंडा क्या था, या फिर भारत ने कौन कौन से लक्ष्य रखे, भारत कौन से लक्ष्य को हासिल करने यानी टारगेट्स को हासिल करने में कामयाब हो पाया है, या कौन भाग लिया था, यानी कि मतलब इसमें अपने पीएम भाग लिए थे कि एनवायरमेंट मिनिस्टर भाग लिए थे। इस तरह के क्वेश्चन भी बनते हैं। और भारत ने कौन कौन से इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं, तो इन्हीं क्वेश्चन में से आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप टॉपिक देख लीजिए, वो उसके बाद इसके बाद पॉल्यूशन कवर करेंगे। तो ये नोट वोट छोड़िए, अब सीधे डायरेक्ट आते हैं। आईपीसीसी, ठीक है, आईपीसीसी 6। तो आईपीसीसी क्या है, तो आईपीसीसी है, ये पहले दिया जाता है कि न्यूज में क्यों है। ये बहुत कम पूछा जाता है लेकिन आपको पढ़ लेना चाहिए। क्या है, द आईपीसीसी रिलीज द थर्ड पार्ट ऑफ द 6th असेसमेंट रिपोर्ट AR6। इसका थर्ड पार्ट रिलीज किया है, किस नाम से, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे क्लाइमेट चेंज 2022 मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, इस नाम से रिपोर्ट रिलीज की है आईपीसीसी ने। और ये कौन सी रिपोर्ट है, 6th असेसमेंट रिपोर्ट का थर्ड पार्ट, ठीक है।
अब बात करें आईपीसीसी होता क्या है। तो आईपीसीसी फुल फॉर्म है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी कि जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल है क्लाइमेट चेंज पर, उसी को बोलते हैं शॉर्ट में आईपीसीसी। और ये कब क्रिएट हुआ? 1988 में। इंपॉर्टेंट है। और किसके द्वारा क्रिएट हुआ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो वो है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WMO के द्वारा, और आपको ऑप्शन में दे देंगे IMO के द्वारा, जो कि गलत है। आपको याद रखना है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WMO के द्वारा शुरू किया गया आईपीसीसी यानी कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। एंड और इसके साथ साथ कौन कौन? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जो आपने नाम सुना होगा UNEP, यानी कि UNEP और WMO, UNEP प्लस WMO के द्वारा शुरू किया गया आईपीसीसी। और कब शुरू किया गया? 1988 में। और ऑब्जेक्टिव क्या था? टू प्रोवाइड गवर्नमेंट्स एट ऑल लेवल्स विद साइंटिफिक इंफॉर्मेशन दैट दे कैन यूज टू डेवलप क्लाइमेट पॉलिसी। क्लाइमेट पॉलिसी को डेवलप करने के लिए जितनी भी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो सब ये प्रोवाइड कराता है आईपीसीसी। इंपॉर्टेंट बात ये है कि आईपीसीसी स्वयं इसमें एंगेज नहीं होता, यानी कि वो सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, खुद रिसर्च या स्टडी नहीं करता है। तो आईपीसीसी इज द UN बॉडी फॉर असेसिंग द साइंस रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। इंपॉर्टेंट हो गया ये पॉइंट। तो ऐसे आपको नोट्स बनाने हैं कि आईपीसीसी लिख लेना, सन याद रख लेना, ईयर याद रख लेना 1988, और किसके द्वारा शुरू किया गया? WMO यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और इसके साथ साथ UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम के द्वारा। ऑब्जेक्टिव है कि साइंटिफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। मेंबर्स की संख्या पूछी जा सकती है, तो 195 मेंबर्स हैं। और ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, इसमें ऑप्शन में लिखे कि क्या भारत इसका मेंबर है या नहीं है, तो इंडिया इसका मेंबर है। इसके अलावा अन्य इंफॉर्मेशन इसके बारे में समझ लीजिए। ये करता क्या है? प्रिपेयर असेसमेंट रिपोर्ट, स्पेशल रिपोर्ट्स एंड मेथडोलॉजी रिपोर्ट्स assessing the state of knowledge of climate change. However, it doesn't itself engage in scientific research. जो मैंने आपको बताया कि ये साइंटिफिक रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, लेकिन खुद रिसर्च वगैरह नहीं करता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 2007 में आईपीसीसी को नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। 2007 में आईपीसीसी को मिलता है नोबेल पीस प्राइज 2007 में। तो आपको तीन ऑप्शन इसी तरह से लिख देंगे। आईपीसीसी का गठन 1988 में हुआ था, इसमें कुल 195 देश हैं, और एक ऑप्शन में लिख देंगे भारत इसका मेंबर नहीं है, लेकिन भारत इसका मेंबर है। और ये भी लिख देंगे कि आईपीसीसी को 2007 में नोबेल पीस प्राइज मिला था। ऑप्शन सही है या गलत आप लगा सकते हैं, कोई बात नहीं, सिंपल है, समझ गए। बस इतना नोट्स बना इतने पेज पे। इस तरह से आपको नोट्स बनाते चलना है, और मैं तो बना ही दूंगा बाद में, लेकिन खुद से बनाने की कोशिश कीजिए तो आपको ज्यादा फायदा होगा। अब रिपोर्ट की बात करें तो द रिपोर्ट प्रोवाइड्स अपडेटेड ग्लोबल असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन प्रोग्रेस एंड प्लेज एंड एग्जामिन द सोर्स ऑफ ग्लोबल इमिशन, यानी कि इमिशन कहां से हो रहा है उसका सोर्स एग्जामिन करता है, और अपडेटेड जो बिल्कुल रिसेंट डेटा रहता है और उसकी प्रोग्रेस ये सब भी प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा AR6 की जो थर्ड पार्ट थी, उसी तरह से अन्य रिपोर्ट भी कौन कौन सी जारी करते हैं, वो है रिपोर्ट ऑफ वर्किंग ग्रुप 1 क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिस रिलीज इन अगस्त 2021 में एक रिपोर्ट दी थी। इसके अलावा रिपोर्ट ऑफ वर्किंग ग्रुप 2, अभी ये तीसरी रिपोर्ट थी, ये दूसरी रिपोर्ट कौन थी? क्लाइमेट चेंज 2022 इम्पैक्ट्स एडेप्शन एंड वल्नरेबिलिटी रिलीज इन फरवरी 2022। तो अभी जब आईपीसीसी की रिपोर्ट की बात कर रहे थे AR6 के पार्ट थर्ड की, और उससे पहले के दो पार्ट ये रहे। इसके अलावा ये एक सिंथेसिस रिपोर्ट भी जारी करेगी 2023 में। ठीक है, अब बात करते हैं मिटिगेशन टारगेट्स फॉर अचीविंग क्लाइमेट गोल्स एज पर आईपीसीसी AR6। तो इसका जो टारगेट है साइंटिफिक रिसर्च के बाद इसने ये बताया है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री तक ही रखना है, 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही रखना है,
तो ग्लोबल इमिशन ग्रीन हाउस गैसेस का वो 2025 से पहले टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग टू 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन पीक बिफोर 2025 रिड्यूस्ड बाई 43% बाई 2030, यानी कि 2030 तक आपको 43% ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन रिड्यूस कर देना है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के, अगर आपको टारगेट को पाना है। लेकिन अगर ग्लोबल वार्मिंग के 2 डिग्री सेंटीग्रेड के बार को टच करना है तो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन पीक बिफोर 2025 रिड्यूस्ड बाई 27% बाई 2030, यानी कि अगर आप 2030 तक 27% इमिशन को कम कर देते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग वाली लिमिट है वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहेगी। लेकिन अगर आप 43 डिग्री तक 2030 तक 43 डिग्री यानी 43% तक इमिशन को कम कर देते हैं तो टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड ही बढ़ेगा। इसके बाद 1.5 में रीच ग्लोबल नेट जीरो CO2 इमिशन इन दी अर्ली 2050s। ठीक है, नेट जीरो यानी कि कार्बन जितना इमिशन होगा और कार्बन सक्शन होगा, यानी कि कार्बन सिंक में जो कार्बन यानी कि ग्रीन हाउस गैसेज है उनका सक्शन होगा वो नेट जीरो हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम 27% वाले टारगेट से चलते हैं तो रीच ग्लोबल नेट जीरो CO2 इमिशन अराउंड दी अर्ली 2070, और दोनों के लिए कहा है कि रैपिड एंड डीप ग्रीन हाउस गैस इमिशन रिडक्शन इमीडिएट ग्रीन हाउस गैस इन ऑल सेक्टर फॉलो थ्रू आउट 2030, 40 एंड 50, और उसके बाद जब ये सब नेट जीरो हो जाएगा निगेटिव CO2 इमिशन आफ्टर द पॉइंट ऑफ नेट जीरो। ठीक है, 1.5 डिग्री के लिए आपको 43% रिडक्शन करना पड़ेगा ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन में 2030 तक, और 2 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए 27% यानी 27% आपको रिडक्शन करना पड़ेगा ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन में 2030 तक के। अब बात करते हैं पैरामीटर्स की ट्रेंड्स यानी कि की फाइंडिंग्स एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ द रिपोर्ट। तो इमिशन ट्रेंड की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन इसी से बनते हैं। तो 2010 से 2019 के बीच में टोटल नेट एंथ्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन कंटिन्यूज टू राइज, यानी कि 2010 से 2019 तक मानव जनित ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ता रहा, और 1850 यानी 1850 से प्रेजेंट तक क्यूमुलेटिव नेट CO2 इमिशन बढ़ता रहा। इसके बाद नेट एंथ्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन इंक्रीज सिंस 2010 अक्रॉस ऑल मेजर सेक्टर्स ग्लोबली। 2010 तक ये सभी मेजर सेक्टर्स में बढ़ता रहा। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आता है कि एवरेज एनुअल ग्रीन हाउस गैस इमिशन ड्यूरिंग 2010 टू 2019 हायर देन एनी प्रीवियस डिकेड्स, यानी पिछले किसी भी वर्षों से ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस एवरेज एनुअल इमिशन जो है वो किसी भी डिकेड की तुलना में 2010 से 19 वाले डिकेड में सबसे ज्यादा था। लेकिन मतलब क्वांटिटी में वो ज्यादा था, लेकिन रेट ऑफ ग्रोथ बिटवीन 2010 एंड 2019 लोअर देन प्रीवियस डिकेड, यानी पिछले दशक की तुलना में अगर ग्रोथ रेट परसेंटेज में देखें तो कम थी, लेकिन अगर सभी दशक की बात करें इंडिविजुअली तो अगर नंबर्स में बात करें तो यह सबसे ज्यादा थी। अब इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सेक्टरल शेयर ऑफ टोटल नेट एंथ्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन इन 2019 इन CO2 इक्विवेलेंट, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के समतुल्य। तो इसी पे क्वेश्चन आते हैं, यानी कि आपको ये ऑर्डर बनाने को देगा कि सबसे ज्यादा CO2 या CO2 समतुल्य यानी कि ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन कहां पर हो रहा है। तो एनर्जी सप्लाई सेक्टर उसमें नंबर 1 पर आता है, इसी का क्रम होगा। उसके बाद दूसरा है इंडस्ट्री, ये नंबर 2 पर आती है। इस तीसरा है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड अदर लैंड यूज, जिसको बोलते हैं AFOLU, ठीक है। और इसके बाद आता है आपका ट्रांसपोर्ट,
फिर आता है बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन में। तो आपके क्रम क्या हो गए, एनर्जी सप्लाई सेक्टर नंबर 1 पर आएगा, परसेंटेज नहीं पूछेगा आपसे, सिर्फ ऑर्डर पूछेगा। तो एनर्जी सप्लाई सेक्टर नंबर 1 पर आएगा, इंडस्ट्री नंबर 2 पर आएगी, एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री एंड अदर लैंड यूज जिसको बोलते हैं AFOLU, और उसके बाद आएगा ट्रांसपोर्ट, फिर आएगा बिल्डिंग। ठीक है, तो एनर्जी, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ठीक है, और इसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट, फिर आता है बिल्डिंग। ठीक है, तो याद करने की कोई ट्रिक बन रही है क्या? EI, तो याद करने की ट्रिक है इमिशन इंक्रीज्ड एट, ये हो गया 88, ये लिख लो बेंगलोर, इमिशन इंक्रीज्ड एट बेंगलोर। तो ई से याद रख लेना एनर्जी, आई से याद रख लेना इंडस्ट्री, ए से रख लेना एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्री या फॉरेस्ट्री, टी से एट में टी हो गया, तो टी से याद रखोगे ट्रांसपोर्ट, और बी से याद रखोगे बिल्डिंग्स। तो इमिशन इंक्रीज एट बेंगलोर बन गई एक ट्रिक आपको याद करने की। तो ये हो गया ट्रिक, तो ट्रिक हो गई आपके याद करने की, और यही ऑर्डर पूछा जाएगा। तो एनर्जी इंक्रीज एट बेंगलोर, बात खत्म। अब बात करें वेरिएशन इन रीजनल कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन। तो इसमें है पॉइंट, एटलीस्ट 18 कंट्रीज सस्टेन्ड ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन रिडक्शन फॉर लॉन्गर देन 10 ईयर्स, यानी कि कम से कम 18 देश ऐसे हैं, कम से कम 18 देश ऐसे हैं जिनकी ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन में रिडक्शन हुआ है लगातार पिछले 10 वर्षों में। काफी अच्छी खुशी की बात है। दूसरी बात है लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज जिसको बोलते हैं LDC एंड स्मॉल आइसलैंड डेवलपिंग स्टेट्स जिसको बोलते हैं SIDS हैव मच लोअर पर कैपिटा इमिशन देन द ग्लोबल एवरेज, यानी कि इन कंट्रीज की इमिशन जो है पर कैपिटा इमिशन बहुत कम है, एक्सक्लूडिंग CO2 इमिटेड फ्रॉम लैंड यूज चेंज एंड फॉरेस्ट्री। ठीक है, लैंड यूज चेंज और फॉरेस्ट्री के अलावा बाकी जो भी इमिशन है उनकी पर कैपिटा इमिशन ग्लोबल एवरेज इमिशन की तुलना में बहुत कम है। किनकी? लीस्ट डेवलप कंट्रीज की और स्मॉल आइसलैंड डेवलपिंग स्टेट यानी कि SIDS की बात हो रही। इंपॉर्टेंट बात आपको पता है कि इंडिया जो है इमिशन में 3rd नंबर पर है, ठीक है, लेकिन पर कैपिटा इमिशन में इंडिया बहुत पीछे है, यानी कि प्रति व्यक्ति अगर आपको GHG यानी ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन की बात करें तो इंडिया बहुत पीछे है, लेकिन क्योंकि इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और अपन डेवलपिंग तो है ही हैं, तो इसलिए हम लोग 3rd में आ रहे हैं, टोटल क्वांटिटी में आ रहे हैं टोटल में, लेकिन पर कैपिटा में हम लोग इमिशन में पीछे हैं, अभी भी आगे US और चाइना ही हैं। इसके अलावा आगे बात करें 10% ऑफ हाउस होल्ड्स विद द हाईएस्ट पर कैपिटा इमिशन कंट्रीब्यूट ए डिस्प्रोपोर्शनली लार्ज शेयर ऑफ ग्लोबल हाउस होल्ड ग्रीन हाउस, यानी कि 10% लोग ही हाईएस्ट पर कैपिटा इमिशन करते हैं दुनिया में, ध्यान रखने वाली बात। आगे चलते हैं, अब बात करें इनएडिक्वेट करंट पॉलिसीज के बारे में। तो प्रोजेक्शन ऑफ मीडियन ग्लोबल वार्मिंग ऑफ 3.2 डिग्री सेंटीग्रेड बाई 2100 विदाउट स्ट्रेंथिंग ऑफ पॉलिसी, यानी कि 2100 तक, सन 2100 तक अगर चेंज नहीं किया गया, पॉलिसी को और स्ट्रिक्ट नहीं बनाया गया, तो टेम्परेचर 3.2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा टोटल प्री इंडस्ट्रियल लेवल से। अब बात करें क्लाइमेट फाइनेंस की, तो फाइनेंशियल फ्लोज आर 3-6 टाइम्स लोअर देन लेवल नीडेड बाय 2030 टू लिमिट वार्मिंग टू बिलो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड और 2 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि जो हमारा लक्ष्य है, टारगेट है 1.5 डिग्री और 2 डिग्री सेंटीग्रेड को पकड़ने का, कि इससे ज्यादा टेम्परेचर राइज ना करे,
तो उसके लिए जो फंड चाहिए वो जितना चाहिए 2030 तक उसकी तुलना में 3 से 6 गुना कम है। एग्जाम में नहीं आएगा, एक थोड़े ज्ञान के लिए पूछ लेते हैं। अब बात आगे करते हैं मीथेन की। तो रिसेंटली क्या हुआ था, ग्लोबल मीथेन असेसमेंट 2030 बेसलाइन रिपोर्ट ये रिलीज करी गई, किसके द्वारा, इंपॉर्टेंट है। अब आपको ये नाम आ जाएगा एग्जाम में कि ग्लोबल मीथेन असेसमेंट 2030 बेस लाइन रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की गई। तो उसका आंसर है क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन, जिसको बोलते हैं सीसेक, एंड यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP के द्वारा, यानी कि ग्लोबल मीथेन असेसमेंट GMA की बात करें, GMA 2030 बेसलाइन रिपोर्ट है, वो जारी की गई सीसेक और किसके द्वारा, UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंटल प्रोग्राम, एंड सीसेक यानी कि क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन, इसके द्वारा। इसमें क्या कहा गया ये भी आगे पढ़ लेते हैं। तो रिपोर्ट वाज लॉन्च्ड एट क्लाइमेट एंड क्लीन एयर मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ 27th COP27 टू यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी कि UNFCCC की जो COP27 थी मिस्र में, उसमें ये रिपोर्ट लॉन्च की गई। इसके बाद एग्जामिन्स बेसलाइन प्रोजेक्शन ऑफ मीथेन इमिशन ओवर द कमिंग डिकेड्स एंड इम्प्लीकेशन फॉर ग्लोबल मीथेन प्लेस, ठीक है, टारगेट, ठीक। अब क्या हुआ, की फाइंडिंग क्या है, की फाइंडिंग ये है कि अमाउंट ऑफ मीथेन इन एटमॉस्फेयर इज 260% ऑफ प्री इंडस्ट्रियल लेवल, यानी कि जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल पर मीथेन का अमाउंट था एटमॉस्फेयर में, उससे तुलना में 260% हो गई है। इसके अलावा ह्यूमन ड्रिवन मीथेन इमिशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नियरली 45% ऑफ करेंट नेट वार्मिंग। ये सब जितने भी मीथेन है उसका 45%, मतलब जितने भी ग्लोबल वार्मिंग का है वो ह्यूमन ड्रिवन मीथेन इमिशन है, वो ज्यादा जिम्मेदार हैं, जो कि है 45%। और 2021 में लार्जेस्ट एनुअल इंक्रीज रिकॉर्ड किया गया। इन सबसे भी इंपॉर्टेंट आ जाते हैं इसके ऊपर वाले पॉइंट पर। तो मीथेन की बात कर लेते हैं, अबाउट मीथेन CH4, साइंस टेक में भी पूछा जा सकता है ये। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एक तो ये कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस है, प्राइमरी कंपोनेंट है नेचुरल गैस का, बचपन से पढ़ते आए हैं, और ये एक पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है, यानी कि लाइफ स्पैन इन एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर में 20 वर्षों तक, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा दिनों तक रहती है, लेकिन मीथेन कम दिनों के लिए रहती है। लेकिन समस्या पता क्या है, समस्या ये है कि इसकी जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है ये मोर देन 80 टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ CO2। और ये रिस्पॉन्सिबल किस लिए होती है, किसके लिए होती है, मोर देन 25% ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। मीथेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर देन 25% ऑफ ग्लोबल वार्मिंग और half of the growth in tropospheric ozone formation। ट्रोपोस्फेरिक ओजोन फॉर्मेशन के में भी ये मीथेन ही जिम्मेदार है। अब बात करेंगे, देखिए स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर दोनों में ओजोन होगा तो एक जगह फायदा एक जगह नुकसान है। यदि ये ट्रोपोस्फीयर में ओजोन होगी तो ये टेम्परेचर और इंक्रीज करेगी, एक पॉल्यूटेंट की तरह काम करेगी। ओजोन एक पॉल्यूटेंट है अगर ट्रोपोस्फीयर में है, और ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर में है तो ओजोन आपको जो रेज आएंगी उनसे रोकेगी। अब बात करें इंडिया एमोंग द टॉप 5 इमिटर्स इन द वर्ल्ड, ये पॉइंट बना के दे सकते हैं कि क्या इंडिया टॉप 5 मीथेन इमिटर्स में से एक है। जी हाँ, इसके ऑर्डर चाहिए कि टॉप 5 में कौन है, वो अलग से आपको इन्वायरमेंट की जो मैं एक कंप्लीट PDF लाऊंगा उसमें बता दूंगा, ये तो आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ से पढ़ें। अब इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फिर से बता रहे हैं कि क्वेश्चन कहाँ बनते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं कि सबसे ज्यादा कौन सी है मीथेन इमिशन, सबसे ज्यादा कौन सा होता है। तो नंबर 1 है वेटलैंड से सबसे ज्यादा। ये डेटा नहीं पूछेंगे, ऑर्डर पूछेंगे।
फिर पूछेंगे उसके अलावा, तो उसके अलावा दूसरे नंबर पे फॉसिल फ्यूल से, इसके बाद लाइव स्टॉक यानी कैटल जानवर पशुपालन से तीसरे नंबर पर, चौथे पे लैंडफिल एंड एग्रीकल्चर वेस्ट से, पांचवें पर नेचुरल जियोलॉजिकल सीड से, छठे पर राइस कल्टीवेशन है, सातवें पर पराली यानी कि बर्निंग ऑफ प्लांट मैटर है, और आठवें पर टर्मिनाइट्स एंड अदर वाइल्ड एनिमल्स जो जमीन के अंदर जीव रहते हैं और छोटे जीव रहते हैं उनके द्वारा। तो आपको ऑर्डर याद रखना है, सबसे ज्यादा वेटलैंड से, इसके बाद फॉसिल फ्यूल एक्सट्रैक्शन से, तीसरे नंबर पर लाइव स्टॉक से, चौथा है लैंडफिल और एग्रीकल्चर वेस्ट से, पांचवा है नेचुरल जियोलॉजिकल सीड्स से, छठा है राइस कल्टीवेशन से, सातवां है बर्निंग ऑफ प्लांट मैटर से, आठवां टर्मिनाइट्स एंड अदर वाइल्ड एनिमल्स। इनका ऑर्डर आता है, कोई पांच आपको दे देंगे, चार तो नहीं देते, पांच ही देते हैं, पांच या छह, तो उनका ऑर्डर आपको बताना है। और इसकी ट्रिक कुछ आप याद कर सकते हैं, जैसे ऊपर बनाया था, कोई दिक्कत है नहीं। अब बात करें ग्लोबल मीथेन प्लेज की। ग्लोबल मीथेन प्लेज की बात करें, जीएमपी बोलते हैं। तो हाल ही में इसको किसने ज्वाइन किया है? जीएमपी को, ग्लोबल मीथेन प्लेज को ऑस्ट्रेलिया ने ज्वाइन किया है। और ये कब लॉन्च किया गया था? तो लॉन्च एट COP26 in 2021 in catalyze action to reduce methane emission। और ये लेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोपियन यूनियन के द्वारा लीड किया जाता है। और इंडिया इसका मेंबर नहीं है, इंडिया इसका मेंबर नहीं है, इंपॉर्टेंट है, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। और ये है NGO, यानी कि इसका एम क्या है? टू कलेक्टिवली रिड्यूस मीथेन इमिशन बाय एटलीस्ट 30% बिलो 2020 लेवल बाय 2030, यानी कि 2020 का जो लेवल है उससे 30% नीचे लाना 2030 तक, ये लक्ष्य है जीएमपी ग्लोबल मीथेन प्लेज का। और ये COP26 में 2021 में ग्लासगो में इसको लॉन्च किया गया था। मेन लीड करते हैं इसको यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन। रिसेंट में इसने ज्वाइन, ऑस्ट्रेलिया ने इसको ज्वाइन किया। इसके मेंबरशिप मोर देन 100 कंट्री पार्टिसिपेंट्स हैं, टुगेदर रिस्पॉन्सिबल फॉर 45% ऑफ ग्लोबल ह्यूमन कॉज मीथेन इमिशन। और इंडिया क्यों शामिल नहीं हुआ? इंडिया तो ऐसे कार्यक्रम में आगे रहता है, लेकिन इंडिया क्यों शामिल नहीं हुआ? इंडिया डिडंट साइन द प्लेज बिकॉज ऑफ इट्स कंसर्न ओवर द इम्पैक्ट ऑन ट्रेड on the country west from sector and the role of livestock in rural economy। होता क्या है कि जैसे ही ये बड़े देश यानी कि विकसित देश विकसित हो जाते, इनको एनवायरनमेंट की चिंता होने लगती। ये कहते हैं कि हम डेवलप हो गए ना, हाँ तो ऐसा करो, आप लोग मीथेन का उत्सर्जन ना करो, आप ये कृषि कर रहे हैं, खेती वेती, इससे भी मीथेन होता है, इससे भी होता है, और ये कोयले सब जगह से होता ही है, ये सब रहने दो। तो भारत ने कहा भाई साहब, जब आप डेवलप कर रहे थे तब आपको उसकी चिंता नहीं थी? बोले थी, तो बोले हम नहीं कर रहे साइन, बात खत्म हो गई। अब बात करते हैं ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर, जिसको बोलते हैं जैम। जैम की बात करें तो एज पर जैम जस्ट 30 फॉसिल फ्यूल कंपनीज अकाउंट फॉर नियरली हाफ ऑफ द प्लेनेट वार्मिंग मीथेन इमिटेड बाय द वर्ल्ड्स एनर्जी सेक्टर। केवल 30 कंपनी अकेले हाफ ऑफ द मीथेन इमिशन कर रही हैं। और ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है which aims to develop and share information in support of the worldwide movement for clean energy। ठीक है, आगे बात करते हैं इंटरनेशनल मीथेन इमिशन ऑब्जर्वेटरी IMEO। IMEO की बात करें तो according to a report by IMEO, cutting methane emission is fastest way to tackle climate change in short term। यानी कि इनका कहना है कि मीथेन के द्वारा ही सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो CO2 की तुलना में लाइफ स्पेन इसका 20 वर्ष है, लेकिन बहुत ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग करती है। तो अगर उसको हम कम कर दें तो क्लाइमेट चेंज उतना नहीं होगा, ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाएगी। और ये इनिशिएटिव है किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम यानी कि UNEP के द्वारा 2021 में लॉन्च किया गया था। सपोर्ट किसका था? EC का, यानी कि यूरोपियन कमीशन का सपोर्ट था। एम क्या था? टू कैटलाइज रिडक्शन ऑफ मीथेन इमिशन स्टार्टिंग विद फॉसिल फ्यूल सेक्टर। जैव ईंधन के सेक्टर से ही
मीथेन मिशन को कम करना ही लक्ष्य था। कोर इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर ऑफ ग्लोबल मीथेन प्लेज, ठीक है, जीएमपी का ये कोर इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर, ये सब जीएमपी से ही रिलेटेड है। इसके बाद बात करें नासाज अर्थ सरफेस मिनरल डस्ट सोर्स इन्वेस्टिगेशन यानी कि इमिट मिशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नासाज अर्थ सरफेस मिनरल डस्ट सोर्स इन्वेस्टिगेशन यानी कि इमिट मिशन की बात करें तो मीथेन सुपर इमिटर्स वर मैप्ड बाय नासाज अर्थ सरफेस मिनरल डस्ट सोर्स इन्वेस्टिगेशन इमिट, और इमिट मिशन हेल्प टू आइडेंटिफाई मोर देन 50 सुपर इमिटर्स ऑफ मीथेन गैस इन सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया एंड साउथ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स, यानी कि जहां जहां पर मीथेन सुपर इमिटर्स हैं, यानी कि जहां पर सबसे ज्यादा मीथेन का इमिशन हो रहा है, उन एरिया को नासा के इमिट मिशन के द्वारा, जिसका नाम है अर्थ सरफेस मिनरल डस्ट सोर्स इन्वेस्टिगेशन, तो इमिट मिशन के द्वारा इसको चेक किया गया, ढूंढे गए 50 एरिया। सुपर इमिटर्स मीन्स facilities, equipments and other infrastructure typically in the fossil fuel, waste or agriculture sectors that emits methane at higher rates। बस सिंपल सी बात थी, बता ही चुके हैं, कोई समस्या है नहीं। एक सेकेंड आप रुकिएगा। अब बात करते हैं ओशन एसिडिफिकेशन एंड आर्कटिक आइस। ओशन एसिडिफिकेशन, ये हेडिंग थोड़ी सी गड़बड़ थी इसलिए मैं कह रहा था, एंड आर्कटिक आइस। आर्कटिक आइस ये क्या है? तो ये क्या है, ये भी डायग्राम से मैं आपको समझाता हूँ, पहले पढ़ लेते हैं न्यूज में क्यों था। तो ए टीम ऑफ रिसर्चर्स हैज ट्रैक्ड changing chemistry of western region of the Arctic Ocean after discovering acidity levels increasing 3 to 4 times faster than ocean water elsewhere, यानी कि एसिडिटी 3 से 4 टाइम्स बढ़ रही है किस एरिया में? वेस्टर्न रीजन ऑफ आर्कटिक ओशन, ठीक है। इसके बाद बात करें अबाउट ओशन एसिडिफिकेशन। तो एसिडिफिकेशन क्या होता है? आप केमिस्ट्री पढ़े होंगे, पीएच वैल्यू अगर कम हो जाए तो उसको बोलते हैं एसिडिफिकेशन। पीएच वैल्यू बढ़ जाए तो बेस यानी कि क्षारकता बढ़ जाती है, पीएच वैल्यू कम हो जाए यानी कि अम्लीयता बढ़ जाती है। प्राइमरी रीजन क्या है कि अपटेक ऑफ CO2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो उससे पानी में भी CO2 घुलेगी, और CO2 घुलते ही एसिडिटी यानी कि बढ़ जाती है, पीएच वैल्यू कम हो जाती है, एसिडिफिकेशन बढ़ जाता है। इम्पैक्ट क्या होगा? देखिए, सब तो बहुत से जीव इसमें ऐसे होते हैं जो कार्बोनेट से बने होते हैं, जैसे घोंघा, सीपी वगैरह वगैरह, तो उनकी क्या है, मृत्यु हो जाएगी या संख्या कम होने लगेगी, क्योंकि एसिड H2 यानी कि कार्बोनेट्स पर, कैल्शियम कार्बोनेट पर क्रिया करती है और वो बनाती है कार्बोनिक एसिड या बाइकार्बोनेट बना देती है, ठीक है। तो वो जो भी ऐसे जीव हैं मोलस्का के, वो सभी और सभी को नुकसान पहुंचाता है एसिडिफिकेशन ऑफ द सी। अब बात कर लेते हैं रिलेटेड इंफॉर्मेशन। ग्लोबल ओशन एसिडिफिकेशन ऑब्जर्विंग नेटवर्क, जिसको बोलते हैं गोआ ऑन। गोआ ऑन का फुल फॉर्म है ग्लोबल ओशन एसिडिफिकेशन ऑब्जर्विंग नेटवर्क। ये क्या है? तो एक कोलैबोरेटिव इंटरनेशनल नेटवर्क एस्टेब्लिश्ड इन 2012। तो 2012 में इसका गठन होता है गोआ ऑन का। एसिडिफिकेशन पर है समुद्र के, इतना याद रखो। एम क्या है? टू डिटेक्ट एंड अंडरस्टैंड द ड्राइवर्स ऑफ ओशन एसिडिफिकेशन इन एस्चुरीज, कोस्टल ओपन ओशन एनवायरनमेंट, द रिजल्टिंग इम्पैक्ट ऑन मरीन इकोसिस्टम और दुनियादारी। कुछ नहीं आपको मतलब रखना है, सीधी सीधी याद रखो। गोआ ऑन, जिसका पूरा नाम है ग्लोबल ओशन
एसिडिफिकेशन ऑब्जर्विंग नेटवर्क, जिसका गठन होता है 2012 में, और इसका काम है जो समुद्र से रिलेटेड एसिडिफिकेशन है उस पर काम करना। बाकी आप समझ जाओगे कि ये एस्चुरी डेल्टा जहां पर है ये सब दुनिया दीवाना फालतू लिखा है, कोई फर्क पड़ता नहीं है। अब बात करें हाउ डज ओशन एसिडिफिकेशन वर्क। पहले हमने आपको बता दिया था कि CO2 जैसे ही इन्वायरमेंट में बढ़ेगी वो पानी में घुलेगी, पानी में घुलते ही एसिडिटी बढ़ जाएगी। तो इसके बाद कार्बोनेट आइंस होंगे जो जीव हैं मोलस्क वाले, जैसे कि कोरल्स और ये जितने भी हैं जिनकी खोल कैल्शियम कार्बोनेट से बनी थी, उनसे क्रिया करेंगे। H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड, फ्री हाइड्रोजन आइंस और बाइकार्बोनेट्स बना देंगे। इसके बाद क्या होगा, जहां पर जैसे ये 1800 के आसपास की है तो वहां पर एसिडिफिकेशन था ही नहीं बल्कि क्षारीय था, तो वहां कोई समस्या होगी नहीं ऐसे जीवों को। लेकिन जैसे ही एसिडिफिकेशन होता है और ये CO2 ज्यादा घुलनशील होगी पानी में तो एसिडिटी ऑफ द सी बढ़ेगी और ये जीव खतरे में पहुंच जाएंगे। बस सिंपल सी चीज, यानी कि एसिड किससे क्रिया करेगी, कैल्शियम कार्बोनेट से, और बनाएगी क्या, कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट्स। अब ये सब कहां बढ़ रहा था, वेस्टर्न आर्कटिक ओशन। तो आर्कटिक रीजन की बात कर लेते हैं। तो जियोग्राफिक रीजन स्प्रेडिंग अराउंड द नॉर्थ पोल है, बचपन से जानते हैं। जनरली डिफाइंड एज द एरिया विद इन द आर्कटिक सर्किल ए लाइन ऑफ लैटिट्यूड अबाउट 66.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। सिग्निफिकेंस ऑफ आर्कटिक क्या है कि अगर यहाँ की आइस मेल्ट हो गई क्लाइमेट चेंज की वजह से तो ये इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन के लिए और खुल जाएगा, यानी कि यहाँ पर ऑयल गैस रिजर्व मेटल मिनरल्स के लिए यहाँ पर ये एरिया खुल जाएगा। और पॉसिबल है कि ये रूट ये जमा रहता है तो यहाँ से ये रूट नहीं है तो ये सी रूट भी बन जाएगा, और इसको क्या कहा जाता है, वर्ल्ड्स क्लाइमेट चेंज बैरोमीटर भी कहा जाता है आर्कटिक रीजन। अब आर्कटिक रीजन की बात कर ली तो इंडिया की बात नहीं करेंगे तो यही तो क्वेश्चन बनाएंगे, तो फायदा क्या है। तो आर्कटिक रिसर्च प्रोग्राम सिंस 2007 इंडिया ने स्टार्ट किया विद सेवरल एक्सपीडिशंस अंडरटेकिंग टिल डेट, अनवेल्ड इट्स फर्स्ट आर्कटिक पॉलिसी। इंडिया ने वन ऑफ द ऑब्जर्वर्स इन आर्कटिक काउंसिल। क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या इंडिया आर्कटिक काउंसिल का ऑब्जर्वर है, तो हमें लगता है कि इंडिया आर्कटिक में करेगा क्या जाके, और हम ऑप्शन को काट देते हैं। जबकि इंडिया आर्कटिक पॉलिसी का वन ऑफ द आर्कटिक काउंसिल का वन ऑफ द ऑब्जर्वर है। और इंडिया का जो आर्कटिक में स्टेशन है इसका नाम क्या है ये भी पूछा जाता है, हिमाद्री। वो कहाँ है, लोकेटेड एट नॉर्वे एंड सर्व एज ए हब ऑफ इंडियन साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन सिंस 2008। यानी कि आर्कटिक रिसर्च प्रोग्राम भारत ने 2007 में शुरू किया। इंडिया आर्कटिक काउंसिल का ऑब्जर्वर मेंबर है और इस इंडिया ने फर्स्ट आर्कटिक पॉलिसी भी लॉन्च की। इसके अलावा इंडिया का जो आर्कटिक स्टेशन है हिमाद्री वो नॉर्वे में स्थित है। ये देखिए नॉर्वे आपको दिख रहा होगा, ये नॉर्वे दिख रहा, यहाँ पर स्थित है और यहाँ से ही सारी आर्कटिक की जो गतिविधियां हैं भारत की वो संपन्न होती है। अब कुछ रिलेटेड न्यूज की बात करते हैं आर्कटिक से संबंधित। तो आर्कटिक इज हीटिंग अप 4 times एज फास्ट एज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यू टू आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन। आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन है क्या, आगे समझ जाएंगे ये इस ग्राफ से। उससे पहले आप समझ लीजिए कि जो आर्कटिक रीजन है वो जितनी तेज दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उससे 4 गुना तेजी से वो बढ़ रही है। पहले समझ ही लेते हैं आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन क्या है, ए क्या है। तो इनहेंसमेंट ऑफ नियर सरफेस एयर टेम्परेचर चेंज ओवर आर्कटिक रिलेटिव टू लोअर लैटिट्यूड। काज क्या है, यानी कि देखिए ऐसा है कि जैसे अभी क्या होता है, सनलाइट पड़ती है आर्कटिक रीजन में, आइस है और रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाती है, सिंपल भाषा में समझ। अब क्या है, नीचे की तरफ टेम्परेचर ज्यादा हो गया है तो उससे क्या होगा, बर्फ पिघलेगी और थोड़ा एरोसॉल्स भी होंगे। एरोसॉल्स माने कुहासे जैसा।
अब क्या होगा कि जो जितना रिफ्लेक्ट होना चाहिए सारी हीट रिफ्लेक्ट नहीं होगी, और साथ साथ ऊपर थोड़े बादल भी बन जाएंगे और यहाँ से टकरा के वापस हीट नीचे लौटने लगेगी। यानी कि इस रीजन में टेम्परेचर और बढ़ने लगेगा। अब और बढ़ेगा तो आइस मेल्ट और मेल्ट होगी तो एरोसॉल्स और बढ़ेंगे तो क्लाउड और बढ़ेगा। इसी तरह ये प्रक्रिया चलती रहेगी। इसलिए दुनिया में जितनी तेजी से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसकी तुलना में आर्कटिक रीजन में 4 गुना 4 टाइम्स स्पीड से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। यही है आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन, यानी कि एक फैक्टर मिलके दूसरे को बढ़ा रहा है, वही फैक्टर और आगे चल के उसको और तेजी से बढ़ा रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं एम्प्लीफिकेशन। आगे बात करें कॉज ऑफ आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन की, तो ग्लोबल वार्मिंग, आइस एल्बिडो फीडबैक जो मैंने बता दिया, लेफ्ट रेट फीडबैक, वाटर वेपर फीडबैक एंड ओशन हीट ट्रांसपोर्ट, सब कुछ बता दिया है आपको। इम्पैक्ट क्या होंगे? इम्पैक्ट होंगे वहां के फ्लोरा और फौना पे, बस आपको आगे नहीं पढ़ना है। इसके बाद बात करें ज़ॉम्बी आइस और डूम्ड आइस की, तो ज़ॉम्बी आइस फ्रॉम मैसिव ग्रीनलैंड आइस शीट विल eventually raise global sea level by at least 10 inches। ये जब पिघलेगी तो 10 इंच ग्लोबल सी लेवल बढ़ जाएगा। इट्स द आइस दैट इज स्टिल अटैच्ड टू ए थिकर एरियाज ऑफ आइस बट इज नो लॉन्गर गेटिंग फेड बाय दोज लार्जेस्ट ग्लेशियर बिकॉज पेरेंट ग्लेशियर आर गेटिंग लेस रिप्लेसिंग स्नो। यानी कि अगर ग्लेशियर पिघल कर ये आइस डूम्ड आइस या ज़ॉम्बी आइस आती है तो उसके बाद फिर वापस से वो सी लेवल बढ़ाएगी और नई आइस आगे नहीं आएगी क्योंकि ग्लेशियर तो पिघल रहे हैं। इसके बाद इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड 2022। तो आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड 2022 क्या है? ये है किसके द्वारा रिलीज किया गया? यूएस नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको बोलते हैं नोवा। कब से? 2006 से प्रति वर्ष ये आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड रिलीज किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है, ए पीयर रिव्यूड सोर्स दैट प्रोवाइड्स एन अप टू डेट एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन ऑन आर्कटिक। की हाइलाइट्स ऑफ रिपोर्ट क्या है? आर्कटिक कंटिन्यूज टू वार्म मोर देन ट्वाइस एज फास्ट एज रेस्ट ऑफ ग्लोब। अभी तक आप कहेंगे 4 टाइम्स बता रहे थे, वो उस रीजन की बात बता रहे थे, और जो पूरा आर्कटिक है वो जितनी तेजी से दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसकी 2 गुना स्पीड से हो रही है। इसके अलावा परसिस्टेंट समर सी आइस ड्यू टू कूलर सरफेस वाटर्स एंड नॉर्थ विंड्स एट चुकची सी। ठीक है, अब बात करें, अगला हेडिंग है, आपको समझ नहीं आ रहा होगा, यह है COP27, UNFCCC की COP27। ठीक है, उसी की रिपोर्ट है, तो इसकी चर्चा अभी करते हैं थोड़ी सी देर में। तो अभी हम चर्चा कर रहे थे COP27 की। ठीक है, तो ये न्यूज में क्यों है? अरे यार, यही तो लेटेस्ट COP है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, तो ये न्यूज में नहीं होगा तो कौन होगा? तो द 27th कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज COP ऑफ द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी कि UNFCCC, कहां पर? शर्म अल शेख इजिप्ट में कंक्लूड किया गया। ठीक है, उससे पहले हम बात कर लेते हैं COP26 की। पूछा जाता है एक पहले का, तो जो COP26 है वो 2021 में ग्लासगो यानी कि स्कॉटलैंड में ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट हुआ था। ये फर्स्ट एवर COP डिसीजन टू एक्सप्लिसिटी टारगेट एक्शन अगेंस्ट फॉसिल फ्यूल्स, कॉलिंग फेज डाउन ऑफ अनबेटेड कोयल एंड फेज आउट ऑफ इनएफिशिएंट फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज था। यानी कि COP26 में क्या हुआ था कि
फेज आउट और फेज डाउन किया गया था फॉसिल फ्यूल्स का। फेज डाउन किया गया था अनवेटेड कोल का यानी कि कोयले का, और फेज आउट यानी कि इनएफिशिएंट जो फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज हैं उनको तो हटा ही दिया गया था। तो उसको फेज आउट पूरी तरह से हटा देना फेज आउट, और फेज डाउन यानी कि उनको कम करते जाना धीरे धीरे, वो होता है फेज डाउन। इसके बाद 2026 कॉप 26 2021 ग्लासगो हुआ, उसमें क्या हुआ था, फाइनलाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल कार्बन मार्केट। इंपॉर्टेंट है, कौन सा सीओपी किससे रिलेटेड है यही तो पूछा जाता है। इसके बाद शर्म अल शेख वर्क प्रोग्राम ऑन द ग्लोबल गोल ऑन एडेप्टेशन, ये भी कॉप 26 में कहा गया था। पोस्ट कॉप 26 बॉन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड विद आउटकम सच एज फर्स्ट टेक्निकल डायलॉग ऑफ द ग्लोबल स्टॉक टेक ड्राफ्ट ऑन ग्लोबल गोल ऑन एडेप्टेशन, यानी कि जीजीए वगैरह की भी चर्चा करी गई थी कॉप 26 में। इसके बाद बात करते हैं, वापस आते हैं सीओपी 27 की, जो कि 2022 शर्म अल शेख इजिप्ट में है, उसकी सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो इसका एम था टू बिल्ड एन प्रीवियस सक्सेस इंक्लूडिंग द ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट ऑफ कॉप 26 एंड पेव द वे फॉर हायर एम्बिशन ऑन मिटिगेशन एडेप्टेशन एंड क्लाइमेट फाइनेंस विद फोकस ऑन लॉस एंड डैमेज फंड बनाया गया था, इंपॉर्टेंट बनाया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो इंक्लूड द 17th सेशन ऑफ द COP सर्विंग एज द मीटिंग ऑफ पार्टीज ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, पार्टीज टू द क्योटो प्रोटोकॉल CMP 17 हुई थी कॉप 27 में। ठीक है, CMP जो क्योटो प्रोटोकॉल वाली थी मीटिंग वो 17 नंबर की हुई थी। एंड द 4th सेशन ऑफ COP सर्विंग एज द मीटिंग ऑफ द पार्टीज टू द पेरिस एग्रीमेंट CMA, यानी कि CMA 4 हुआ था, CMP 17 हुआ था और COP 27, यानी कि COP 27 में CMP जो क्योटो प्रोटोकॉल से था वो उसकी बैठक होती है, और CMA जो कि पेरिस एग्रीमेंट की 4th मीटिंग है वो भी हुई थी। ठीक है, कंक्लूडेड विद रिलीज ऑफ शर्म अल शेख इम्प्लीमेंटेशन प्लान। तो इसमें टारगेट्स ऑफ कॉप 27 सेट बाई इजिप्शियन प्रेसिडेंसी क्या थे, एडॉप्टिंग ट्रांसफॉर्मेटिव एडेप्टेशन एजेंडा, इसके अलावा प्रोवाइडिंग मोबिलाइजिंग एंड डिलीवरिंग क्लाइमेट फाइनेंस फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, अवॉइड बैकस्लाइडिंग ऑन कमिटमेंट्स एंड प्लेजेस, यानी कि अपने जो वादे की उससे पीछे हटना, इंश्योरिंग ए मैनेज्ड एंड जस्ट ट्रांजिशन बेस्ड ऑन लो इमिशन एंड क्लाइमेट रेजिलेंट डेवलपमेंट, इसके अलावा एक्शन टू क्लैरिफाई सपोर्ट फॉर लॉस एंड डैमेज, ये इंपॉर्टेंट है इस बार। इसके अलावा शिफ्टिंग फ्रॉम प्लेजिंग टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्केल एंड ऑन टाइम, ये इनका एजेंडा तय किया। इतना इंपॉर्टेंट नहीं, केवल इंपॉर्टेंट ये है कि सपोर्ट फॉर लॉस एंड डैमेज, ये COP 27 की प्रमुख बात रही थी। इसके बाद क्या रही थी, आगे बात करते हैं की आउटकम्स ऑफ COP 27। तो क्लाइमेट टारगेट की बात करें तो कंट्रीज रिक्वेस्टेड टू रिविजिट एंड स्ट्रेंथन देयर 2030 क्लाइमेट टारगेट्स बाय द एंड ऑफ 2023 एज नेसेसरी टू अलाइन विद द पेरिस एग्रीमेंट, यानी कि अगर ये रेस्ट्रिक्शंस थोड़े से हाई नहीं किए गए तो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था जो 1.5 डिग्री और 2 डिग्री का टारगेट, उससे हम भटक जाएंगे। इसलिए रिविजिट और स्ट्रेंथन करना है क्लाइमेट टारगेट्स को 2023 के लास्ट तक, जिससे कि हम 2030 तक उनको प्राप्त कर सकें। इसके बाद बात करें मिटिगेशन की, तो फाइनलाइज द डिटेल्स ऑफ मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम टू urgently scale up mitigation ambition and implementation in the decade. एडेप्टेशन की बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ ए फ्रेमवर्क फॉर ए ग्लोबल गोल ऑन एडेप्टेशन टू बी अंडरटेकन थ्रू ए स्ट्रक्चर्ड अप्रोच अंडर द ग्लासगो शर्म अल शेख वर्क प्रोग्राम इन 2023 एट COP
28। ठीक है, इसके अलावा न्यू प्लेसेस टोटलिंग मोर देन $230 मिलियन मेड टू द एडेप्टेशन फंड। एडेप्टेशन फंड में 230 मिलियन US$ की भी जमा किए गए। इसके बाद फाइनेंस की बात करें तो सर अल शेख डायलॉग लॉन्च एन आर्टिकल 2.1C ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट टू रिपोर्ट बैक एट COP28। आर्टिकल 2.1C क्या है? ये रीड्स फाइनेंशियल फ्लोज शुड बी अलाइंड विद ग्लोबल टेम्परेचर टारगेट्स। इसके अलावा लॉस एंड डैमेज की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने कहा बहुत बार कहा है कि इंपॉर्टेंट है, तो आइए देखते हैं। तो लॉस एंड डैमेज की बात करें तो न्यू फंडिंग अरेंजमेंट एस्टेब्लिश फॉर लॉस एंड डैमेज will assist developing countries that are particularly vulnerable to the adverse effect of climate change. A transition committee to be set up to make recommendation for the operationalization of the new funding arrangements at COP28. Institutional arrangement for operationalization of the Santiago network and the host of the secretariat of the network will be सिलेक्टेड बाय 2023। जो होस्ट होगा वो 2023 तक सिलेक्ट कर लिया जाएगा और लॉस एंड डैमेज के लिए अलग से फंड की व्यवस्था की गई है। ठीक है, जो COP28 में आपकी आगे चर्चा होगी। एनर्जी की बात करें, आप कहेंगे सीधे सीधे पढ़े भाई, इसमें सीधा ही सीधा है। एनर्जी की बात करें, कॉल टू ट्रांजिशन टुवर्ड्स लो इमिशन एनर्जी सिस्टम्स, call to accelerate efforts toward the phase down of unabated coal power and phase out of inefficient fossil fuel subsidies। इसके अलावा बात करें फाइनेंशियल सिस्टम रिफॉर्म्स की, तो मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इनकरेज टू रिफॉर्म देयर ऑपरेशनल मॉडल चैनल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स टू एड्रेस द ग्लोबल क्लाइमेट इमरजेंसी। यानी कि कुछ ऐसे रिफॉर्म भी लाने हैं कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज कम से कम हो और ऐसे ऑपरेशनल मॉडल लाने हैं कि डेवलपमेंट भी होता रहे लेकिन उसके साथ साथ क्लाइमेट पर भी इम्पैक्ट ना पड़े। इसके बाद बात करें जस्ट ट्रांजिशन की, ए वर्क प्रोग्राम ऑन जस्ट ट्रांजिशन लॉन्च COP27 की बात हो रही है, इंक्लूड्स एनुअल हाई लेवल मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल्स with the first taking place at COP28 next year। एग्रीकल्चर की बात करें तो कोरोनिवा ज्वाइंट वर्क फॉर एग्रीकल्चर KJWA given another 4-year lease by establishment of the 4-year Sharm el Sheikh joint work on implementation of climate action on agriculture and food security। KJWA is the only program to focus on agriculture and food security under UNFCCC। तो इतने बड़े पेज से एक ढंग की बात ये निकल के आई कि कोरोनिवा ज्वाइंट वर्क फॉर एग्रीकल्चर प्रोग्राम जो है वो ओनली प्रोग्राम है किसका? UNFCCC का, जो फोकस करता है एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी। इसके अलावा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड डिप्लॉयमेंट की बात करें तो फर्स्ट ज्वाइंट वर्क प्रोग्राम ऑफ द टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव कमेटी एंड द क्लाइमेट टेक्नोलॉजी सेंटर एंड नेटवर्क सेट अप बाय 2023 to 2027। अदर की बात करें तो फर्स्ट COP कवर डिसीजन टू मेंशन फूड रिवर, यानी COP27 की बात हो रही है। फर्स्ट COP कवर डिसीजन टू मेंशन फूड रिवर्स, नेचर बेस्ड सॉल्यूशन, टिपिंग पॉइंट्स एंड द राइट टू ए हेल्दी एनवायरनमेंट। ठीक है, बाकी क्या है सबसे अपेंडिक्स में आपको मिल जाएगा। ये इसमें सिर्फ ऐसे ही पढ़ना है, इस पेज पे जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं था इसलिए ऐसे ही पढ़ दिया। इसके बाद बात करें ब्रेक थ्रू एजेंडा सेट्स प्रायोरिटी रिलेटेड डेवलपमेंट्स की बात करें COP27 की, देन सिग्नेचरी टू ब्रेक थ्रू एजेंडा हैव मैप्ड आउट प्रायोरिटी एक्शन टू बी डिलीवर्ड बाय COP28 क्लाइमेट समिट टू हेल्प मेक क्लीन टेक्नोलॉजी चीपर एंड क्लीनर। ठीक है, क्लीन टेक्नोलॉजी चीपर भी हो क्लीनर भी हो और ये COP28 की मीटिंग से पहले इन टारगेट्स को अचीव करना है। ये लॉन्च्ड एट COP26 by a coalition of about 45 world leaders
इंडिया इज ऑल्सो है सिग्नेचरी, ठीक है, इंडिया भी इसका मेंबर था। ऑब्जेक्टिव क्या था? टू प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क फॉर कंट्रीज बिजनेस एंड सिविल सोसाइटी फॉर डीकार्बनाइजेशन अंडर 5 की सेक्टर्स। कौन कौन से की सेक्टर? पावर इंपॉर्टेंट है, 5 की सेक्टर, रोड, ट्रांसपोर्ट, स्टील, हाइड्रोजन एंड एग्रीकल्चर। आपको याद रहेंगे पावर, रोड, ट्रांसपोर्ट, पावर, रोड, ट्रांसपोर्ट, स्टील, सॉरी पावर, रोड, ट्रांसपोर्ट, सॉरी पावर कॉमा रोड ट्रांसपोर्ट, फिर स्टील, ये 3 तो याद ही रहेंगे, पावर, रोड ट्रांसपोर्ट कॉमा स्टील, इसके अलावा एग्रीकल्चर याद रहेगा, हाइड्रोजन और है 5वां, 5 की सेक्टर हैं, इनमें से डिकार्बनाइजेशन इनका करना। Priority action includes agreements to develop common definition for low emission and near zero emission steel, hydrogen and sustainable batteries। इसके अलावा ramp up deployment of essential infrastructure projects। Set a common target date to phase out polluting cars and vehicles consistent with Paris Agreement। यानी कि जो पॉल्यूशन का कारण है कार व्हीकल जैसे कि डीजल वाली, इन सबको एक टारगेट, कॉमन टारगेट डेट बनाना और स्टिमुलेट ग्लोबल डिमांड ऑन ग्रीन इंडस्ट्रियल गुड्स, ठीक है, ग्रीन इंडस्ट्रियल गुड्स की ग्लोबल डिमांड बढ़ाना, जिससे कि एक साथ मिलकर क्लाइमेट चेंज को रोका जा सके या ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जा सके। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा फिर से इसके बारे में डिटेल में जो पढ़ ही लिया है। एक मिनट, अबाउट फर्स्ट मूवर्स कोएलिशन की बात करें, एफएमसी की। सो लॉन्च्ड बाय किसके द्वारा? यूएस एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूएस प्लस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इस पेज पे ये इंपॉर्टेंट है। कब? COP26 में, ग्लासगो स्कॉटलैंड। ये तो आपको इतनी बार बोल चुके, पता ही होगा। इंडिया हैज ज्वाइंट द फर्स्ट मूवर्स कोएलिशन स्टीयरिंग बोर्ड, इंडिया भी इसका मेंबर है। A global initiative harnessing the purchasing power of companies to decarbonize 7 hard to abate industrial sector। कौन कौन से? एल्यूमिनियम, एविएशन, केमिकल्स, कंक्रीट, शिपिंग, स्टील एंड ट्रकिंग सेक्टर अकाउंटिंग फॉर, जो ये 7 सेक्टर हैं 30% ऑफ ग्लोबल इमिशन के जिम्मेदार हैं। कौन कौन से? एल्यूमिनियम, एविएशन, केमिकल्स, कंक्रीट, शिपिंग, स्टील और ट्रकिंग सेक्टर। इसके अलावा 6 टू कॉमर्शियलाइज जीरो कार्बन टेक्नोलॉजी एंड टू स्केल अप क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इसेंशियल फॉर नेट जीरो ट्रांजिशन। यानी कि नेट जीरो जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए जितने भी प्रयास किए जाएंगे उसका ग्रुप है फर्स्ट मूवर कोएलिशन। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? यूएस और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। भारत भी इसमें शामिल है। और कब लॉन्च किया गया? COP26 में, जो कि स्कॉटलैंड ग्लासगो में हुआ था। टारगेट क्या था? 7 सेक्टर, एल्यूमिनियम, एविएशन, केमिकल्स, कंक्रीट, शिपिंग, स्टील, ट्रकिंग सेक्टर, जो कि 30% ग्लोबल इमिशन के जिम्मेदार हैं, उन पर विशेष ध्यान रखना और वहां पर डीकार्बनाइजेशन करना। ठीक है, इसके बाद बात करें, उसी में आगे चलते हैं। ड्राइव इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर रिसर्च डेवलपमेंट एंड डिमॉन्स्ट्रेशन। तो प्रायोरिटी एक्शन सपोर्टेड बाय वेरियस इनिशिएटिव। कौन कौन से? फर्स्ट मूवर कोएलिशन हमने बात करी ली थी। क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड, तो लार्जेस्ट मल्टीलेटरल क्लाइमेट फंड फोकस्ड ऑन ट्रांसफॉर्मेशन क्लाइमेट इनोवेशन इन 72 मिडिल एंड लो इनकम कंट्रीज, और उसमें इंडिया भी शामिल है। 72 देशों। क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड है, क्यों है? ऐसी चीजों में निवेश करना जो डीकार्बनाइजेशन करती हूं या फिर डीकार्बनाइजेशन में हेल्प करती। इसके अलावा नया प्रोग्राम कौन सा था? मिशन पॉसिबल पार्टनरशिप। ये एन अलायंस ऑफ लीडिंग क्लाइमेट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो क्लाइमेट ऑर्गेनाइजेशन है उनकी एक अलायंस है, वो कहलाती है मिशन पॉसिबल पार्टनरशिप। आपको याद रखना है सिर्फ क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड, इसमें 72 कंट्रीज हैं जो है मिडिल और लो इनकम कंट्रीज, जिसमें इंडिया भी शामिल है। इसके बाद बात करें इंपॉर्टेंट इंडोनेशिया जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप, यानी कि JETP, यानी कि इंडोनेशिया जस्ट एनर्जी
ट्रांजिशन पार्टनरशिप की बात करें तो रिसेंटली क्या होता है, इंडोनेशिया जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप टू मोबिलाइज 20 बिलियन वाज प्रेजेंटेड एट द साइडलाइंस एट द G20 समिट में ये कहा गया था। और JETP यानी कि जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप ये क्लाइमेट फाइनेंस एग्रीमेंट्स है इन विच डोनर कंट्रीज वर्क टुगेदर टू किसके लिए काम करती हैं, एक्सिलरेट द अर्ली रिटायरमेंट ऑफ हाई इमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन पार्टनर कंट्री, यानी कि इन देशों में जो ऐसे इंफ्रा हैं जो हाई इमिशन करते हैं उनको जल्दी खत्म करना और नई टेक्नोलॉजी से डिकार्बनाइजेशन करना। प्रोवाइड सपोर्ट फॉर इन्वेस्टमेंट इन द रिन्यूएबल एनर्जी एंड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी और उससे संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर में सपोर्ट करना, इन्वेस्ट करना। फर्स्ट JTEP अनाउंस्ड इन कब 2021 बाय साउथ अफ्रीका एंड एन इंटरनेशनल पार्टनर ग्रुप्स, IPG कहते हैं कौन कौन, फ्रांस, जर्मनी, UK, US और यूरोपियन यूनियन। ठीक है, कौन कौन, फ्रांस, जर्मनी, UK, US, यूरोपियन यूनियन, साउथ अफ्रीका। ठीक है, अब बात करें UNFCCC, यानी कि ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्यालय इसका बान यानी कि जर्मनी में है, हेडक्वार्टर, इससे तो क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो इसकी तो चर्चा ना कर चाहते हुए भी करनी पड़ेगी। तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की बात करें, सबसे पहली बात इसकी बात ध्यान रखने वाली है कि ये इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है और ओपन फॉर सिग्नेचर एट दी कब, रियो अर्थ समिट 1992 जिसको पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं, रियो, और एंटर्ड इनटू फोर्स कब आई, फोर्स में एंटर्ड इनटू फोर्स यानी कार्यान्वित कब हुई 1994 में। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव इसका ये है टू स्टेबलाइज ग्रीन हाउस गैस concentrations in the atmosphere at a level that would prevent dangerous anthropogenic interference with the climate system within a time frame sufficient to allow ecosystem to adapt naturally to climate change, to ensure that food production is not threatened, यानी कि फूड प्रोडक्शन घटे नहीं लेकिन एनवायरमेंट में इमिशन बढ़े नहीं, इस टारगेट के साथ ये शुरू किया गया। मुख्यालय बॉन जर्मनी में है, इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है, कब साइन हुई 1992 में, यानी कार्यान्वित कब हुए 1994 में, रियो अर्थ समिट 1992 में ये कार्यान्वित हुई और इसका लक्ष्य है टू इनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट टू प्रोसीड इन ए सस्टेनेबल मैनर में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए, केवल डेवलपमेंट नहीं चाहिए। और इसमें कितने यूनिवर्सल मेंबर हैं, तो 198 पार्टीज हैं जिसमें एक भारत भी है। अदर की इंफॉर्मेशन की बात करें तो की एग्रीमेंट्स एस्टेब्लिश्ड अंडर दी कन्वेंशन इज क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस क्लाइमेट चेंज भी UNFCCC के अंतर्गत आते हैं और जितनी भी COP यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है वो भी इसी के अंडर में होती है। ऑपरेटिंग मैकेनिज्म ऑफ UNFCCC की बात करें तो कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी COP सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द कन्वेंशन है। ऑल स्टेट दैट आर पार्टीज टू कन्वेंशन आर रिप्रेजेंटेड एट COP मीट्स एवरी ईयर अनलेस द पार्टी डिसाइडेड अदरवाइज, यानी कि 198 देश हैं, प्रतिवर्ष इनकी बैठक होती है, सुप्रीम डिसीजन मेकिंग इसकी बॉडी है और प्रतिवर्ष सभी मिलते हैं। कौन, जो इच्छुक हो, जो नहीं आएंगे तो उनको क्या जबरदस्ती थोड़ी बुलाएंगे कि भाई साहब आ जाइए। इसके बाद बात करें कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी सर्विंग एज द मीटिंग ऑफ द पार्टीज ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल जो हमने बताया था, और इसके अलावा कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी सर्विंग एज द मीटिंग ऑफ द पार्टी टू द पेरिस एग्रीमेंट। क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट की पार्टी भी जैसे हमने बताया था चौथी बैठक और क्योटो प्रोटोकॉल की 17th हुई थी, तो ये भी इसी के अंतर्गत आती हैं, UNFCCC के अंतर्गत। इसके बाद बात करते हैं इंडिया लॉन्ग टर्म लो इमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी LT-LETS। इंडिया की लॉन्ग टर्म लो इमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी क्या है?
तो बात करें इंडिया लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी LTLEDs की, इसके की कंसिडरेशन क्या है इंडिया के अप्रोच के, तो इंडिया हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन टू द क्यूमुलेटिव ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन बीइंग समथिंग कुछ लिखा है, समझ नहीं आ रहा है। यानी कुल मिला के ग्रीन हाउस गैसेज को घटाना है। दूसरा, इंडिया है सिग्निफिकेंट एनर्जी नीड्स फॉर डेवलपमेंट। देखिए एनर्जी तो चाहिए चाहिए, लेकिन ऐसी एनर्जी हो जो सिर्फ डेवलपमेंट ना दे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट दे। इंडिया इज कमिटेड टू परसुइंग लो कार्बन strategy for development and is actually actively pursuing them as per national circumstance. India needs to build climate resilience. ठीक है, ये लिखा है इंडिया हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन टू क्यूमुलेटिव ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन बीइंग माइनस्क्यूल। ठीक है, अब बात करें इंडिया हैज सबमिटेड, ये क्यों न्यूज में है, LTLEDs। तो इंडिया हैज सबमिटेड इट्स लॉन्ग टर्म लो इमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी LTLED टू द UNFCCC अभी। और अबाउट इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं, इसमें है क्या, तो इसमें जो है ये पढ़ते हैं, लास्ट की 2 लाइन है। पार्टीज टू द UNFCCC एग्रीड टू फॉर्मुलेट and communicate LTLEDs under Article 4.19 of Paris Agreement। देखिए जितने भी आर्टिकल की बात होगी ना आपके एग्जाम में, सब पेरिस एग्रीमेंट से संबंधित होंगे। इसके अलावा ड्यूरिंग COP26 एट ग्लासगो, parties that have not yet done so had been urged to communicate their LTLEDs by COP27। इसके बाद बात करें इसी में आगे, फॉर्मुलेटेड माइंडफुल ऑफ आर्टिकल 2, ये भी वही पेरिस एग्रीमेंट। कंसीडर कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज इन द लाइट ऑफ डिफरेंट नेशनल सर्कमस्टेंस। क्या है ये, अभी हम LTLEDs के सारे पॉइंट्स में बात कर लेंगे तब आपको समझ में आ जाए। नॉट मैंडेटरी नहीं है अनलाइक NDOs, टिपिकली broader in scope than NDCs and incorporate development goals as well as required level of investment and government expenditure। जो 7 की पॉइंट है इनमें आपको क्लियर होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अबाउट इंडिया लॉन्ग टर्म लो इमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी LTLEDs lay out the step to achieve net zero carbon emission by 2070। इंपॉर्टेंट है, भारत ने लक्ष्य रखा है नेट जीरो का 2070 तक। तो उस 2070 तक नेट जीरो कार्बन इमिशन प्राप्त करने के लिए LTLEDs के 7 की पॉइंट्स दिए गए, 7 की ट्रांजिशन टू लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवेज इन्फॉर्म्ड बाय द विजन ऑफ लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट। तो नंबर 1 पॉइंट है यहाँ पर, ये देखिए कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। नंबर 1 पॉइंट है 7 में से, लो कार्बन डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम्स कंसिस्टेंट विद डेवलपमेंट। ठीक है, और NDC का टारगेट यहाँ देखिए, इनमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है NDC का टारगेट है 50% ऑफ नॉन फॉसिल कैपेसिटी बाय 2030। ये इंपॉर्टेंट। इसके अलावा रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, ओपन एक्सेस कंज्यूमर्स एंड कैप्टिव पावर प्लांट्स। ग्रीन एनर्जी, ये देखिए नीचे लिखा है इसके, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर टू स्ट्रेंथन ट्रांसमिशन नेटवर्क इन 8 रिन्यूएबल एनर्जी रिच स्टेट्स। ए 3-fold rise in nuclear installed capacity by 2032।
ठीक है। इसके बाद सेकंड पॉइंट की बात करें, सेकंड पॉइंट ये लिखा हुआ है, इंटीग्रेटेड इफिशिएंट इंक्लूसिव लो कार्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसमें कहते हैं 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल बाई 2025। देखो एक पॉइंट यहां से पकड़ो, वो सीधे सीधे है कि 50% नॉन फॉसिल कैपेसिटी ले आएंगे हम, कब तक, 2030 तक। 3 फोल्ड राइज लाएंगे किसमें, न्यूक्लियर कैपेसिटी में, कब तक, 2032 तक। इसके अलावा 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग कर देंगे हम पेट्रोल में, कब तक, 2025 तक। इंडियन रेलवे टू बिकम नेट जीरो बाई 2030, ये भी एक पॉइंट है। इंडियन रेलवेज टू बिकम नेट जीरो बाई 2030। इसके अलावा लीप फ्रॉगिंग ऑफ टू डायरेक्टली रीच भारत स्टेज BS6 इमिशन इन नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, जो PM गति शक्ति है इसके द्वारा। इसके बाद आगे बात करें, एडेप्टेशन इन अर्बन डिजाइन, एनर्जी एंड मटेरियल एफिशिएंसी इन बिल्डिंग्स एंड सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन। इसमें क्या होगा, नेशनल अर्बन पॉलिसी फ्रेमवर्क NUPF, नेशनल बिल्डिंग कोड, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड, इको निवास संहिता ऑन एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड फॉर रेजिडेंशियल बिल्डिंग, इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, इंपॉर्टेंट है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी 2021 एंड प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2021, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2020। इसके अलावा आगे का पॉइंट है, अगर आपको ये नहीं दिख रहा है तो आप क्या करेंगे, अपनी PT 365 खोल के चेक कर लें। इकोनॉमी वाइड डीकपलिंग ऑफ ग्रोथ फ्रॉम इमिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एन इफिशिएंट इनोवेटिव लो इमिशन इंडस्ट्रियल सिस्टम, यानी कि नेशनल मिशन फॉर इनहेंस्ड एनर्जी इफिशियंसी एंड सस्टेनेबल हैबिटेट, स्टैंडर्ड एंड लेबलिंग स्कीम एंड द एनर्जी इफिशियंसी फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म, फ्यूल स्विचिंग थ्रू प्रमोशन ऑफ नेचुरल गैस एंड नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स, यानी कि ऐसी चीजों को हटा देना है और उससे सस्ती और इफेक्टिव चीजों को लाना है जो इन्वायरमेंट में इमिशन ना करें। मटेरियल एफिशिएंसी थ्रू पॉलिसीज ऑन रिसोर्स एफिशिएंसी, प्लास्टिक एंड ई-वेस्ट एंड स्टील रिसाइकलिंग, ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोशन, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद लास्ट ये पॉइंट है, फिफ्थ, CO2 रिमूवल एंड रिलेटेड इंजीनियरिंग सॉल्यूशन, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन बिल्डिंग ह्यूमन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी टू इन्वॉल्व टेक्नोलॉजी एंड मेथडोलॉजी लाइक कार्बन कैप्चर, यूटिलिटीज एंड स्टोरेज, यानी कि ऐसी चीजें जिनसे CO2 निकलती है उसको वायुमंडल में ना जाके उनको कैप्चर करना, उपयोग और उनका फर्टिलाइजर या दूसरे अन्य तरीकों से प्रयोग करने के लिए ये CO2 रिमूवल एंड रिलेटेड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस है। इसके बाद बात करें, enhancing forest and vegetation cover consistent with socio-economic and ecological considerations। NDC टारगेट था create an additional carbon sink of 2.5 to 3 billion tons of CO2 equivalent by 2030, important point। other voluntary contribution क्या था, to restore 26 million hectare degraded land by 2030। 12 national biodiversity target in line with 20 global Aichi biodiversity agenda या goals, Aichi लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। इसके अलावा मेजर पॉलिसीज एंड इंस्टीट्यूशन, नेशनल मिशन फॉर ए ग्रीन इंडिया, नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम, नगर वन योजना, नेशनल रेड रिड्यूसिंग इमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट, इंपॉर्टेंट है, रेड प्लस पूछा जाता है, strategy 2018 etc. Major greening effort of the National Highway Authority of India NHAI and Indian Railways। और लास्ट पॉइंट है, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ लो कार्बन डेवलपमेंट। इसमें क्या है, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट बाय सेबी फॉर मैंडेटरी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, किसके द्वारा, सेबी के द्वारा।
इंक्लूजन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, PSL के अंतर्गत, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंतर्गत कौन से रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स लाए जाएंगे। इसके अलावा बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट किसके द्वारा, सेबी के द्वारा जारी की जाएगी फॉर मैंडेटरी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। सस्टेनेबल फाइनेंस ग्रुप एस्टेब्लिश्ड बाय RBI, इंपॉर्टेंट है कौन, सस्टेनेबल फाइनेंशियल ग्रुप किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया, RBI, टू लीड रेगुलेटरी इनिशिएटिव इन द एरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट लिंक टू क्लाइमेट रिस्क एंड सस्टेनेबल फिनेंस। ठीक है, इसमें लीड कौन करेगा, RBI लीड करेगा। इसके अलावा एक जो इन अवर लाइफ टाइम कैंपेन है उसमें किसके द्वारा लॉन्च की गई है, इंपॉर्टेंट है, तो नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री NMNH अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ, किसके अंदर आती है, एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड UNDP, इंपॉर्टेंट है ये, किसके द्वारा, UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, NMNH यानी कि नेशनल म्यूजियम नेचुरल हिस्ट्री, और किसके अंडर में होती है, नेशनल म्यूजियम नेचुरल हिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इनकरेज यूथ बिटवीन द एज ऑफ 18 to 23 ईयर्स टू बिकम मैसेज बियरर्स ऑफ सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल के, ये एज लिमिट पूछ सकते हैं, तो 18 से 23 है। The youth will be encouraged to submit their climate action that contribute to lifestyle for the environment within the capacity, which are sustainable and scalable and serve as good practice that can be shared globally। और ये कैंपेन का नाम है इन अवर लाइफ टाइम कैंपेन। 18 से 23 वर्ष के जो यूथ है उनमें मैसेज देना सस्टेनेबल डेवलपमेंट या लाइफ स्टाइल का, और किसके द्वारा, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, और UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब बात करें 50 ईयर्स ऑफ स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, ये जो आपको दिख रहा है ना, हैज इंक्लूड बाई यही लिखा है, मैंने पढ़ लिया था। 50 ईयर्स ऑफ स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, ईयर्स ऑफ स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, यही है जो आपको ये नहीं दिख रहा है, वही है 50 ईयर्स ऑफ स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। तो इसमें क्या लिखा है, न्यूज में क्यों है, रिसेंटली स्टॉकहोम प्लस 50 मीटिंग वाज हेल्ड एट स्टॉकहोम स्वीडन, जगह का नाम है, टू commemorate the 50 years since the 1972 United Nations Conference on the Human Environment, और इसी को माना जाता है, कहा जाता है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। अन्य नाम क्या है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट which made the environment a pressing global issue for the फर्स्ट टाइम। कब, स्टॉकहोम सम्मेलन में। अब इसके हो गए 50 वर्ष, पहले कब था, 1972 में, 1972 में। मोर अबाउट न्यूज क्या है, स्टॉकहोम प्लस 50 की थीम क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाती है थीम, इंपॉर्टेंट, ए हेल्दी प्लेनेट फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ ऑल, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आवर अपॉर्चुनिटी, इंपॉर्टेंट है। और एजेंडा क्या है स्टॉकहोम प्लस 50 का, यह है टू शेयर experience and initiative to protect the planet, sustainable recovery from COVID-19 pandemic। दो एजेंडा मुख्य रूप से कौन कौन से, टू शेयर एक्सपीरियंस एंड इनिशिएटिव टू प्रोटेक्ट द प्लेनेट, एंड सेकंड है सस्टेनेबल रिकवरी फ्रॉम द COVID-19 पैंडेमिक। और पूछा क्या जाता है कि थीम, तो हेल्दी प्लेनेट फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ ऑल, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आवर अपॉर्चुनिटी। ठीक है, इसके 50 वर्ष हो गए हैं, मीटिंग कहाँ रखी गई, स्टॉकहोम यानी कि स्वीडन में, 50 वर्ष 1972। अन्य नाम इसका यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट, इसी को बोलते हैं स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। अब स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बारे में थोड़ा बहुत और पढ़ लेते हैं, तो और पढ़ने पर पता चलता है कि यूएन फर्स्ट मेजर कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल एनवायरनमेंट इशू, यानी कि यूएन की पहली एनवायरनमेंट इशू पर जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो कौन थी, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस थी।
इसके अलावा ऑर्गेनाइज इन 1972 हम बता चुके हैं, टू कोऑर्डिनेट ग्लोबल एफर्ट टू प्रमोट सस्टेनेबिलिटी एंड सेफगार्ड द नेचुरल एनवायरनमेंट विद द थीम, कौन थीम क्या थी तब, ओनली वन अर्थ, थीम थी ओनली वन अर्थ। ठीक है, ये याद रख लेना, किस थीम के साथ, ओनली वन। इसके बाद बात करते हैं 122 122 कंट्रीज एडॉप्टेड द स्टॉकहोम डिक्लेरेशन ऑन टू 26 प्रिंसिपल्स एंड एन एक्शन प्लान। कितने ने तब, 122 ने। और 3 डायमेंशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस क्या थे, कंट्रीज एग्रीइंग नॉट टू हार्म ईच अदर्स एनवायरनमेंट और द एरिया बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन, यानी कि ये सभी देश सहमत हुए कि एक दूसरे के एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाना है। और एक्शन प्लान टू स्टडी द थ्रेट टू अर्थ एनवायरनमेंट, एक्शन प्लान बनाया गया अर्थ के एनवायरनमेंट को जो जो खतरे हो सकते हैं उनके बारे में। इसके अलावा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इंटरनेशनल बॉडी कॉल्ड दी UNEP, कौन बनी, UNEP, इसी को बनाया गया, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इंटरनेशनल बॉडी, किसके लिए, टू ब्रिंग द कोऑपरेशन अमॉन्ग कंट्रीज। UNEP यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम बनाया गया स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद। इसी में 3 पॉइंट थे। इसके बाद बात करें अदर आउटकम एंड सक्सेस ऑफ स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, वो क्या थी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए थीम ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास के बारे में इस पर चर्चा करी गई। 20 ईयर्स लेटर इन 1992 UN कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, द अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो डिफाइंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसमें 1992 में ये डिफाइन कर दिया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। इसके बाद बात करें एस्टेब्लिशमेंट की प्रिंसिपल की, तो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल क्या थे, द वियना कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर। ठीक है, वियना कन्वेंशन जो है वो किससे संबंधित है, ओजोन लेयर से। वाज द फर्स्ट मल्टीलेटरल एनवायरनमेंट एग्रीमेंट, MEA था, दैट कोडिफाइड प्रिकॉशनरी मेजर्स इन 1985। इसके अलावा पॉल्यूटर्स पेज प्रिंसिपल, PPP प्रिंसिपल भी इसमें आया, कौन सा था, दोज प्रोड्यूसिंग पॉल्यूशन शुड बियर द कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग इट, यानी कि जो पॉल्यूशन फैलाएगा उसे इसका खर्च वहन करना होगा। अब इसकी बात करें India's Prime Minister at the time, Indira Gandhi, was the only foreign head of government out of 113 nation in attendance at the Stockholm Conference, यानी कि PM पहली थी जो, मतलब बाकी अन्य उन्होंने अपने प्रतिनिधि भेजे थे। भारत की प्रधानमंत्री जो थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, वो स्टॉकहोम सम्मेलन में सम्मिलित हुई थी। इसके बाद बात करें एवोल्यूशन ऑफ स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, ये कैसे शुरू होता है, तो 1965 की बात है। US साइंस एडवाइजरी कमेटी हाईलाइटेड रोल ऑफ ह्यूमन इमिटेड कार्बन डाइऑक्साइड टू एटमॉस्फेयर वार्निंग। इसके बाद 1967 आता है, उसमें ए डबलिंग ऑफ CO2 फ्रॉम द करंट लेवल वुड रिजल्ट इन द अप्रोक्सीमेटली 2 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर, ऐसा कहा गया 1967 में। इसके बाद 1968 आता है, फर्स्ट टाइम UNGA डिस्कस्ड क्लाइमेट चेंज यूजिंग साइंटिफिक एविडेंस, के साथ इस पर चर्चा होती है। और 1968 में स्वीडन प्रपोज्ड स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, जिसको बोलते हैं स्वीडन की गवर्नमेंट के द्वारा इसको प्रपोज किया गया था 1968 में, और उसके बाद 1972 में ये लागू हो गया। अब बात करें UNEP के द्वारा जो एग्रीमेंट किए गए उनके बारे में। ये आपको ऐसे याद रखने हैं जैसे आप अपना नाम याद रखते हैं। ठीक है, रीजन है इन्हीं, सबसे पहले तो ये किसके अंडर है, ये भी पूछा जाता है इनके नाम से, तो ये UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत है। दूसरा इस पे जो क्वेश्चन बनता है वो पूछा जाता है कि ये किससे संबंधित हैं, आपको नाम देंगे और पूछेंगे किस थीम से थे या किससे संबंधित हैं।
तीसरा इस पे क्वेश्चन बनता है, आपको ऑप्शन दे देंगे सबके नाम और बोल देंगे इनको ऑर्डर में जमाओ ईयर के। तो यही क्वेश्चन बनते हैं, एक बार देख लीजिए इसमें तो आपका भला हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 1971 में जो है रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस 1971 सन याद रखना। इसके अलावा 1972 में कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज। 1973 में आता है साइट्स कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना जो आता है साइट्स। फिर 1973 से 78 के बीच आता है कन्वेंशन फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ पॉल्यूशन फ्रॉम शिप्स जिसको बोलते हैं मारपोल। पूछा भी गया मारपोल किससे संबंधित है, तो प्रिजर्वेशन ऑफ पॉल्यूशन फ्रॉम शिप्स से संबंधित है। इसके अलावा 1979 में UNECE कन्वेंशन लॉन्ग रेंज ट्रांसबाउंड्री एयर पॉल्यूशन की बात करते हैं जिसको बोलते हैं LRTAP। और 1985-87 में आता है वियना कन्वेंशन एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कम से कम नहीं तो 30-40 बार जितनी भी SC होती हैं UPSC और PSC स्टेट सब में पूछा गया है। तो वियना कन्वेंशन 1985 और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 ये सब संबंधित हैं किससे, प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर से संबंधित। ठीक है, इसके आगे चलते हैं 1989, ये भी इंपॉर्टेंट, बेसल बहुत बार पूछा गया है। बेसल स्टैंडर्ड, तो बेसल कन्वेंशन ऑन द कंट्रोल ऑफ ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डियस वास्ट एंड डिस्पोजल। इसके बाद 1992 इंपॉर्टेंट है ही है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है। इसके अलावा UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज 1992, रियो पृथ्वी सम्मेलन UNFCCC। और इसी के साथ साथ UN कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन ये है 1994 मरुस्थलीकरण से रोकने से संबंधित। इसके बाद 1998 की बात करें तो आता है रोटरडैम कन्वेंशन ऑन हैजार्डियस केमिकल इन इंटरनेशनल ट्रेड। केमिकल इंटरनेशनल ट्रेड में जो है खतरनाक उनके बारे में आता है रोटरडैम कन्वेंशन, सन है 1998। इसके अलावा UNECE आरहुस कन्वेंशन ऑन एक्सेस टू इंफॉर्मेशन पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड एक्सेस टू जस्टिस इन एनवायरमेंट मैटर्स, ये है 1998, बहुत कम पूछा जाता है। इसके बाद स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स की बात करें तो ये 2001 में आया। ऑर्गेनिक परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, स्टॉकहोम कन्वेंशन जो हुआ था परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स में वो हुआ था 2001 में, वो 1972 में नहीं हुआ था। मिनीमाटा बहुत बार पूछा गया है, तो मिनीमाटा रोग ही हो जाता है किससे, मरकरी से, तो याद रखेंगे 2013 में आता है मिनीमाटा कन्वेंशन ऑन मरकरी। इसके बाद बात करें स्टॉकहोम 50+ जो हुआ था रिकमेंडेशन फॉर एक्शनेबल एजेंडा, क्या रिकमेंडेशन की, प्लेसिंग ह्यूमन वेलबींग एट द सेंटर फॉर ए हेल्दी प्लेनेट एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल। इसके अलावा रिकॉग्नाइजिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द राइट टू क्लीन हेल्दी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एडॉप्टिंग सिस्टम वाइड चेंज इन आवर करेंट इकोनॉमिक सिस्टम। इसके अलावा एक्सेलरेट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हाई इम्पैक्ट सेक्टर्स, हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज टैकल एनवायरमेंट चैलेंजेस बाय प्रोवाइडिंग एक्सीलेंट सपोर्ट फॉर डिजिटल एंड टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन। यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज को मदद करना किसमें, कि वो डेवलप भी हों, साथ साथ वो एनवायरमेंटल प्रोल्यूशन में या इमिशन में वो भाग ना लें। आगे बात करते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये देखिए ऊपर हमने बात की थी वियना कन्वेंशन एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की, तो इसकी चर्चा हम कर देंगे। ये वीडियो बड़ा होता जा रहा है इसलिए इसकी चर्चा करेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसकी चर्चा करेंगे इसी वीडियो के दूसरे पार्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए।